हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंट PYQ एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आप लोग का 2025 के बैच के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। इसी तरह का कंटेंट आपको आगे मिलते रहेंगे। तो आइए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। चलो भाई देखो। तो ये चैप्टर 2 सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कि आपका 1 मार्क के लिए होगा। तो ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व इवन आफ्टर हीटिंग ऑल्सो इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, नेम सम गैसेस दैट आर हाईली सोलुबल इन वाटर। ठीक है, कुछ गैसेस का नाम आपको बताना है जो कि वाटर में हाईली सोलुबल है, पूरी तरह से सोलुबल हो जाते हैं वाटर में। तो उसमें कौन सा है, जैसे कि NH3 है, अमोनिया, HCl है, SO2 है। देखो, इसको आप एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हो, जैसे कि NHS। इसको आप ऐसे याद रखो कि एक रोड बन रहा है जो कि सिंगापुर और आप लोग का इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए एक ऐसे याद रख सकते हो कि नेशनल हाईवे सिंगापुर। N का मतलब होता है यहाँ NH3 को, H का मतलब HCl और S का मतलब SO2। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, डिफाइन हेनरीज लॉ एंड राइट सम इट्स एप्लीकेशन, जो कि 2 मार्क्स के लिए होगा। ये 2 नंबर वाला 1 मार्क के लिए आएगा एग्जाम में। कोई 1 बार 2 लिखने के लिए आता है, आपको तीनों जरूरत नहीं है, आप याद रखने के लिए ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हो तीनों को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन हेनरीज लॉ एंड राइट सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन, जो कि 2 मार्क्स के लिए होगा, 1 and 1। ठीक है, the Henry law states that at constant temperature the partial pressure of the gas in vapor state is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। कोई भी डेफिनेशन का अगर एक कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूला है तो आप ज़रूर लिखना नीचे डेट इज़ बोल के। मैंने वैसे फॉर्मूला लिख दिया है, जो आपका ये जो हेनरीज लॉ का डेफिनेशन का जो सिंपल एक फॉर्मूला है वो आप ज़रूर लिखिएगा एग्जाम में। तो ये एक एग्जाम में पॉजिटिव इंप्रेशन डालता है, जिसकी वजह से आपका पूरा पेपर में क्वेश्चन जहाँ पर आपका मार्क काटेगा वहाँ पर आप मार्क बचा सकते हो। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट है आपको उसका एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में क्या लिखना है, जैसे कि 1 नंबर एप्लीकेशन क्या है, एक एप्लीकेशन लिखने से होगा, 2-3 एप्लीकेशन है, आप एक लिखने से भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन है आपका to increase solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed with under high pressure। तो ये एक एप्लीकेशन है आप लोग का हेनरी लॉ का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक कैलकुलेशन करना है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड CH3COOH, जिसका फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला, इज डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यहाँ पर बेंजीन एक सॉल्वेंट है और इथानोइक एसिड क्या एक सोल्यूट की तरह काम कर रहा है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मोलारिटी, कन्फ्यूजन बहुत होता है मोलारिटी एंड मोलालिटी में, ध्यान रखिएगा, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। पहले कुछ भी आपका फॉर्मूला बेस्ड बा, कुछ भी आपका जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ दिया जिसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करना है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि गिवन देके जो भी आपको टर्म, जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा हमेशा गिवन में लिखिए। जैसे कि गिवन देके मैंने ऐसे लिखा है, जैसे कि मोलिकुलर मास ऑफ CH3COOH मतलब इथानोइक एसिड। तो मोलिकुलर मास मतलब मोलर मास, तो मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, जैसे कि CH3 एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे कि CH3 है ना, तो कार्बन का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का, जैसे कि एक हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, तो 3 का क्या हो जाएगा 3 × 1 3 हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12, इसका 3, फिर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, उसको डबल कर दो तो क्या निकल जाएगा एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का 18, फिर दूसरा ऑक्सीजन 18, फिर एक हाइड्रोजन 1, तो सबको ऐड करने से आपका 60 आ जाएगा। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका। और नेक्स्ट है जो गिवन मास दिया हम लोग को वो 2.5 ग्राम जो क्वेश्चन में हमको दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने बोला था बेंजीन यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, तो फिर सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है बेंजीन, कितना दिया है मास 75 ग्राम। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स
तो पहले तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट हम लोग को चाहिए, इसलिए हम लोग ने किया कि पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट निकाल लिया। आप डायरेक्ट भी यहीं से भी निकाल सकते हो फॉर्मूला से, या आगे भी निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है उसका, मास ऑफ सोलूट बाय मोलर मास ऑफ सोलूट। तो मास ऑफ सोलूट कितना दिया 2.5, मोलर मास कितना मिला हम लोग को 60, तो दोनों को डिवाइड कर दो 0.04 आप लोग का आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हम लोग का जो मोलालिटी निकालने का, तो विनो देखिए फॉर्मूला लिख लो पहले। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो पहले। तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इंटू 1000, ठीक है। तो इंटू 1000 हमेशा होगा देना। और याद रखना कि मोलालिटी में, मोलालिटी LITY जो होता है मोलालिटी में डिवाइड में क्या होगा, मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, ये याद रखना। मोलालिटी में मास ऑफ सोलवेंट होता है, ठीक है। तो इंटू 1000 यहाँ पर, तो वैल्यू आपको सिर्फ पुटिंग करना है यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट कितना निकला था 0.04, वो लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास कितना था 75 ग्राम इंटू 1000। तो इतना का आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका निकलेगा 0.53 अप्रॉक्स, इतना वैल्यू आप लोग का निकलेगा मोलालिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.9 ग्राम पर ml एंड इज 99% बाय वेट, कैलकुलेट द मोलारिटी। यहाँ पर बोला है मोलारिटी नॉट मोलालिटी, ठीक है। तो ऑफ H2SO4, तो मोलर मास जो है H2SO4 का ऑलरेडी दिया है, तो अच्छा ये आपका एक बेनिफिट हो गया कि H2SO4 का मोलर मास सब लोग को दिया 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहले लिखने का तरीका वही है, पहले तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा जो आप लोग को टर्म्स क्वेश्चन में दिया, जैसे कि गिवन में क्या दिया, जैसे कि डेंसिटी ऑफ H2SO4 दिया है 1.9 ग्राम पर ml, मोलर मास ऑलरेडी दिया है 98 ग्राम पर मोल किसका, H2SO4 का, और H2SO4 का मास गिवन नहीं दिया है क्वेश्चन में, H2SO4 का मास नहीं दिया, इसलिए आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का मास कितना होगा। देखो H2SO4 का जो मास है 99% बाय वेट, मतलब 100% में 99% बाय वेट है, मतलब 99 ग्राम आपका H2SO4 का मास होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा वी नो देखिए फॉर्मूला आपका, जैसे कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वहाँ से क्या करो कि डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन दिया, आपको वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है, इसलिए वॉल्यूम पहले निकालो। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होगा, वहाँ से आप वॉल्यूम पहले निकालना है। तो वॉल्यूम, अगर इसको मैं राइट साइड से चेंज कर दूँ, इधर लेके आऊँ, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास बाय डेंसिटी। तो इसको कैलकुलेट करने से आपका आ जाएगा, जैसे कि मास कितना दिया 99, जो H2SO4 का मास कितना है 99 ग्राम एंड डेंसिटी 2, उसको डिवाइड करने से 49.5 ml पर मोल आप लोग का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मोलारिटी का फॉर्मूला, तो वी नो, तो मोलारिटी का फॉर्मूला जो आप यूज़ करिए, जैसे कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट आप यहीं भी निकाल सकते हो, आगे भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, यहीं निकाल लो तो डायरेक्ट हो जाता है, आप इसमें आपका टाइम बच जाता है, जैसे कि आपका एग्जाम में टाइम बहुत बच जाएगा इससे, तो यहीं पर निकालने से थोड़ा शॉर्टकट भी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोलूट, सोलूट का मास, सोलूट यहाँ पर क्या है वही H2SO4, यहाँ पर H2SO4 एक सोलूट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो H2SO4 का मास कितना है 99 एंड मोलर मास ऑफ दी सोलूट, सोलूट का मोलर मास कितना होगा, मतलब हम लोग H2SO4 का मोलर मास कितना है जो क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। H2SO4 का मोलर मास दिया 98 ग्राम पर मोल, तो आपको ये यूज़ करना है यहाँ पर 98, ठीक है। और डिवाइड में वॉल्यूम सॉल्यूशन जो कि अभी हमने निकाला था जो कि 49.5 ml पर मोल, तो यहाँ पर आपको लिखना है और इंटू 1000 में, इसको पूरा कैलकुलेशन करने से आपका आएगा और 19.19 अप्रॉक्स वैल्यू जो कि आपका मोलारिटी होगा, ठीक है। मोलारिटी में डिवाइड में चेंज होता है, जैसे कि मोलारिटी में दूसरा होता है, मोलालिटी में दूसरा, मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलालिटी में जिसमें LITY होता है इसमें होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। आइडियल सॉल्यूशन मतलब द सॉल्यूशन व्हिच ऑलवेज रोल्स लो ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जो रोल्स लो को पूरी तरह से फॉलो करता है उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल में आइडियल मतलब जो कि रियल ही नहीं है, इमेजिनेशन होता है, मतलब रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं आइडियल।
नॉन आइडियल उसका ऑपोजिट होता है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे एग्जांपल जैसे कि एनहेक्सेन, टोल्यूइन और एक बेंजीन भी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 पार्ट। दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या लिखना है, दो सॉल्यूशन विच डू नॉट, सिर्फ डू नॉट लगा देना है क्योंकि जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका ये ऑपोजिट होता है नॉन आइडियल। तो विच डू नॉट ऑबे रूल्स टू ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे कि एग्जांपल में आप लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए इन लोगों को नॉन आइडियल बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, व्हेन टू लिक्विड्स ए एंड बी मेक्स द सॉल्यूशन बिकम्स वार्मर व्हिच डेविएशन सॉल्यूशन एग्जिबिट फ्रॉम रोल्स लॉ। रोल्स लॉ में 2 डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से मैं बता दूंगा कि कैसे आप पहचान सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कौन सा नेगेटिव। देखते हैं, पहले देखते इसका डेफिनेशन देखते हैं, जैसे कि इफ समथिंग बिकम्स वार्मर देन इट्स मॉलिक्यूल आर क्लोज्ड और बाइंडेड टुगेदर स्ट्रांगली। सो वेपर जो प्रेशर होता है, जो वेपर होता है जो रिलीज ही नहीं हो पाता है, डू नॉट रिलीज इजीली, देयरफॉर इट इज़ ए नेगेटिव डेविएशन। वेपर रिलीज नहीं हो पा रहा है मतलब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो वेपर क्या हो रहा है, वहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वेपर प्रेशर जब घटेगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, मतलब वो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ शो कर रहा है वेपर प्रेशर घटने से। क्योंकि वेपर प्रेशर मतलब क्या है, जो वेपर है उसके वजह से जो वेपर का जो लिक्विड का जो सरफेस में कितना मतलब प्रेशर एग्जिबिट कर रहा है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। अब जब भी वेपर ही पूरा एक जगह में क्या हो गया है, मतलब बंद हो गया, इसलिए ऊपर जो लेयर है उसमें वो प्रेशर ही नहीं लगा पा रहा है। तो वो प्रेशर नहीं लगा पाने की वजह से वेपर जो प्रेशर हो घट गया। तो वेपर प्रेशर घटने की वजह से जो हम लोग को डेविएशन देखने को मिलता है वो है नेगेटिव डेविएशन। देखो ऐसे याद कर रख सकते हो, जैसे कि डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव डेविएशन, डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है हाउ इज द साइन डेल्टा, ये साइन को आपको डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा मिक्स एच रिलेटेड टू पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। कैसे रिलेटेड, द साइन डेल्टा मिक्स एच मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, इसका मतलब होता है टेम्परेचर में चेंज आना। तो ये पॉजिटिव डेविएशन से जो रोल्स लॉ में हम लोग देखा था कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन उससे कैसे रिलेट है, पॉजिटिव डेविएशन से कैसे रिलेट करता है। और पॉजिटिव डेविएशन रिलेट करता है मतलब ये डेल्टा एच, ये हीट में चेंज आना मतलब टेम्परेचर में चेंज आना। तो टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से अब पॉजिटिव डेविएशन के साथ रिलेशन कर रहा है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन का तो मतलब ही था कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होना। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब वेपर प्रेशर शायद इंक्रीज हुआ होगा, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इसलिए उसको क्वेश्चन में पॉजिटिव डेविएशन के साथ रिलेट कर रहा है। रिलेट करने का मेन यहाँ पर बात यही है कि वेपर प्रेशर मतलब इंक्रीज हो रहा है, वो आपको समझना है, ठीक है। तो टेम्परेचर इन द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, दिस चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर विच इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन। वही बात है, वही टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। ऑलरेडी मैंने आगे बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन जब कब शो करता है, जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में बोला गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में शो करने वाला जैसे कि वाटर और इथेनॉल दोनों का मिक्सचर, ये अलग अलग नहीं है, साथ ही है दोनों का मिक्सचर। और नेगेटिव डेविएशन जो शो करता है वो है वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल है, इसमें कुछ समझने से नहीं है, याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि यूरिया, जिसका फॉर्मूला CH4N2O होता है, फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% बायोमास ऑफ यूरिया एट 298 केल्विन। एट 298 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 23.75 mm ऑफ Hg। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, और इसको थोड़ा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी 5 मार्क्स का भी आता है। तो आपको देखो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, आपको अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है हमेशा, ठीक है। एग्जाम में सब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं पता है, पूरा ही नहीं पता है, फिर भी उसमें जो भी गिवन टर्म दिया है जो आप लोग को, तो वो गिवन बोल के अच्छे से लिख के आना, वहाँ पर भी आपको 1 मार्क मिलता है। अगर 5 मार्क क्वेश्चन हुआ तो वहाँ पर आपको 1 मार्क आराम से मिल जाएगा गिवन सिर्फ लिखने के लिए। तो गिवन भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता, अगर वो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट ही नहीं करना, आप जानते नहीं उसके बारे में, कुछ लिखना ही नहीं आता, तो सिर्फ गिवन लिख के आना है, ठीक
ठीक है, गिवन ऐसे लिखना है। जैसे कि केमिस्ट्री में ये टाइप के क्वेश्चन में आप गिवन कैसे लिख सकते हो, देखो गिवन ऐसे लिखना है अगर आपको मार्क लेना है तो। देखो जैसे कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन का बात हो रहा है, ठीक है, एक आइडियल सॉल्यूशन का बात हो रहा है। देखो आइडियल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, एक होता है सोलूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो सोलूट यहाँ पर क्या है, यूरिया। यूरिया को हम कहाँ पर डालेंगे, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट जैसे कि पानी होता है या कोई एसिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर माने पानी, यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। सोलूट कौन सा है, यूरिया। तो देखते हैं, तो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन बोलकर लिख दिया। तो सॉल्यूशन कितना नहीं बताया, ठीक है, लेकिन देखो एक सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% बाय मास ऑफ यूरिया, मतलब जो यूरिया है हम लोग का कितना परसेंट है, 5%। कितना परसेंट में से 5% वो क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया है, मतलब ये 100 का बात कर रहा है। 100% में 5% यूरिया है, तो 100% में 5% यूरिया है, तो यूरिया का मास कितना हुआ, 5 ग्राम, ठीक है। 100% का 5% कितना होगा, 100% में अगर 100 ग्राम हो रहा है तो उसका 5% में 5 ही ग्राम होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं आपको। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन टोटल कितना ग्राम है, 100 ग्राम, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि पूरा सॉल्यूशन कितना है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 100 ग्राम है, तो उसका 5% कितना होगा, 5 ग्राम, ठीक है। तो उसका 5% कितना होगा, 5 ग्राम। तो यूरिया का मास कितना हो गया, 5 ग्राम, और उसका मोलर मास कितना होगा यूरिया का, 60। आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको दिया है क्वेश्चन में, CH4N2O, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसका डबल कर दो 12 हो जाएगा, तो एटॉमिक मास 12। हाइड्रोजन का वैसे ही 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 4 का हो गया 4। ऐसे नाइट्रोजन का है 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो 28 प्लस फिर 18 का डबल 16, सबको ऐड करने से जो आपका निकलेगा वही होगा आपका मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास हो गया, तो इसका मोलर मास कितना है आपका, 60 ग्राम। और दूसरी तरफ देखिए तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर। तो वाटर कितना है, 95%, सिंपल सा बात है। और यूरिया को देखो क्वेश्चन में वाटर कितना है नहीं बोला है, लेकिन 100% में अगर 5% यूरिया है तो अगर 95% क्या हुआ, वाटर, क्योंकि दो ही चीज़ को मिल के सोल्यूशन बना है। तो 95% वाटर, मतलब वाटर का मास कितना होगा, 95 ग्राम। एंड मोलर मास जो होगा वाटर का, वो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो H2O, तो अगर उसका हम मोलर मास निकालते कितना होगा, H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 2 और इधर ऑक्सीजन का 16। एटॉमिक, जैसे कि एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का 8, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16, डबल कर दो, एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का 2, तो 16, 17, 18, तो 18 आपका मोलर मास हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया है जो हम लोग को लिख लेंगे। जैसे कि हम लोग को बोला है वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, क्वेश्चन में बोला है वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन हमको निकालना है, तो PS मान लिया। PW वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ दी, आपको क्या दिया, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सॉल्वेंट लिख सकते हो बा वाटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्वेंट कितना दिया, 23.75 Hg क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर देख सकते हो। देखो वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर दिया है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, तो वाटर बस सॉल्वेंट कुछ भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, साथ ही में जो हम लोग को बाद में चाहिए अभी निकाल लेंगे। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालो। फॉर्मूला क्या है, मास बाय मोलर मास, मास भी पता है मोलर मास भी पता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो सॉल्वेंट का, मतलब वाटर का, यहाँ निकाल दिया, पता ही है, वही वैल्यू पुटिंग है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, और सॉल्वेंट को हमेशा N1 मानना है, और सोलूट जो हम लोग का यूरिया है उसको क्या मानेंगे, N2। तो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, तो मास बाय मोलर मास, यूरिया का मास कितना था, 5 ग्राम, मोलर मास 60, डिवाइड करो 1/12, इतना ही छोड़ दो, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में कैलकुलेशन अभी बाकी, इसलिए पॉइंट अभी मत लिखो, इतना ही छोड़ दो, ठीक है। इसको भी इतना ही छोड़ने से भी होगा, तुम्हारा मर्जी। तो N1 और N2 नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, ठीक है। हम लोग का पेपर प्रेशर पता चल गया है वाटर का, और सोल्यूशन का पेपर प्रेशर निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं बताऊँगा, देखो ये फॉर्मूला है आपका, यूज़ करना है, ये लो, वी नो देखिए ये फॉर्मूला आप लिख लो। तो पहले आप ये फॉर्मूला लिखो, या आप लोग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। और फॉर्मूला शीट भी मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो, ये सेशन खत्म हो, जैसे कि ये चैप्टर का मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ, उसके बाद आपको फॉर्मूला शीट भी मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट में आप देख लेना, ये सब होगा। तो फॉर्मूला क्या है, जैसे कि PW/PS -1 = N2/N1। PW मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आप लोग को निकालना है, और -1 और N2/N1। तो N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट का हमेशा 2 नंबर मानते हैं, N2, और N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो सब वैल्यू पुटिंग है, कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुटिंग करके आपको सॉल्व करना है। जैसे कि 23.7 हम लोग को दिया था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सोल्यूशन का निकालना है। तो सोल्यूशन को इधर रहेंगे, या -1 को इधर लेके जाओ, प्लस N2 और N1 का वैल्यू हम लोग को पता ही था। यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमने निकाल लिया था N1 और N2 का वैल्यू, ठीक है। तो ये पुट कर दो यहाँ पर, सिर्फ पुटिंग करना है और देखो PS का वैल्यू निकाल लो कैलकुलेशन में 23.38 mm ऑफ Hg समथिंग, इतना आपका कैलकुलेशन के बाद ये आ जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बाय एक्वस सॉल्यूशन इज 23.38 mm ऑफ Hg। तो इतना आपका वेपर प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको कैलकुलेशन करना है। तो नेक्स्ट 11, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B आर 450 mm ऑफ Hg। देखो जो ऐसा यूनिट दिया है पर वेपर प्रेशर को वो mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में जब आंसर निकलेगा वेपर प्रेशर आपको निकालना होगा तो उसका भी यूनिट आप mm ऑफ Hg लिखना पड़ेगा। यहाँ पर Hg मतलब मार्कुरी होता है। एंड 700 mm ऑफ Hg एट 350 Kelvin इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द टू लिक्विड एट 350 Kelvin इज 600 mm ऑफ Hg। अगर वो दोनों लिक्विड जो A और B उन दोनों को अगर हम मिक्स कर दिए तो टोटल वेपर प्रेशर हम लोग का 600 mm ऑफ Hg होगा। अब यहाँ पर एक डाउट आ सकता है, जैसे कि A का जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर दिया है 450 और लिक्विड B का दिया है 700 mm ऑफ Hg। दोनों लिक्विड को ऐड किया तो वेपर प्रेशर भी ऐड होगा ना। वेपर प्रेशर दोनों को ऐड करने के बाद भी वेपर प्रेशर दोनों का ऐड करने का जितना निकलेगा उतना नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना आप, दोनों लिक्विड को ऐड कर दे मतलब वेपर प्रेशर भी ऐड होगा, ये नहीं बात नहीं है, वेपर प्रेशर घट जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 600 mm ऑफ Hg है टोटल वेपर प्रेशर जब ऐड करने के बाद। तो निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालने का सिंपल से यही फॉर्मूला है। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है A और B। तो मोल फ्रैक्शन तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकालो पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकालो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों को ऐड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स A प्लस B, तो यही हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मतलब ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दोनों को ऐड करके टोटल होगा डिवाइड में और ऊपर न्यूमरेटर में होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। तो ये होगा A का मोल फ्रैक्शन। B का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए B ऊपर में होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब A प्लस B। ये आपका फॉर्मूला है, इतना निकालना है, ठीक है। तो गिवन में जैसे कि गिवन में कैसे लिखना है आपको, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको ऐसे लिखना है जो दिया, जैसे कि गिवन में A का वेपर प्रेशर दिया है, A का वेपर प्रेशर 450, B का वेपर प्रेशर इतना, अगर टोटल वेपर प्रेशर माने पूरा मिक्सचर का तो इतना, तो इतना ही दिया आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो अब जैसे मैंने बोला कि मोल फ्रैक्शन निकालने का सिंपल फॉर्मूला वही है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो डिवाइड बाय टोटल मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है कि मास बाय मोलर मास, दोनों ही क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए वो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता। एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन को आपको थोड़ा घुरा फिरा के वो टाइप से दे देता है जो टाइप मैंने आपको बताया था, तो वो टाइप की आपको ध्यान रखना है, ईजी होगा उस तरह से करने से। यह तरीका में क्या है कि मास और मोलर मास क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, इसलिए यह तरीका में आपका कुछ अलग फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपका फॉर्मूला है टोटल वेपर प्रेशर का। जैसे कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P ऑफ A माइनस P ऑफ P मतलब वेपर प्रेशर ऑफ A एंड वेपर प्रेशर ऑफ B इनटू XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मोल फ्रैक्शन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B। तो यहाँ पर आप सब वैल्यू आपको पता है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ A नहीं पता, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देना फ्रॉम रोल्स लो, ये रोल्स लो से ये फॉर्मूला आया है आपका, डिराइव हुआ है, ठीक है। तो वेयर PV द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एंड XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द A, यहाँ पर A ही होगा, B नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक कॉन्स्टेंट फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने जो सिंपल फॉर्मूला बताया ना उस पर जो क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ वहाँ से भी, ठीक है। तो वो सिंपल फॉर्मूला है, जब आपको मास और मोलर मास क्वेश्चन में दिया होता है तो नंबर ऑफ मोल्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मास और मोलर मास का पता कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट कुछ अलग फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ वेपर प्रेशर ही दिया है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और मास और मोलर मास से बात ही नहीं किया, इसलिए डायरेक्ट वो सिंपल मेथड से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो सब दिया ही आपका क्वेश्चन में,
तो कुछ यहाँ पर है नहीं इतना। तो यहाँ पर क्या क्या दिया, जैसे कि क्वेश्चन में दिया था वेपर प्रेशर ऑफ ए बी और टोटल वेपर प्रेशर, वो यूज़ करना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब वैल्यू पुटिंग आपको करना है और कुछ भी नहीं है। टोटल वेपर प्रेशर में 600 जो आपको क्वेश्चन में दिया था, और बी वेपर प्रेशर ऑफ ए क्वेश्चन में दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ बी दिया है, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर ऑफ बी वो भी दिया है 700 है। तो इसको कैलकुलेशन करके आपको सिर्फ माइनस प्लस है, कैलकुलेशन करके सिर्फ आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल गया 0.4, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन खुद करना, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपका स्पीड स्लो हो जाएगा फिर एग्जाम में जाके। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला था मोल फ्रैक्शन निकालना है, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ए का तो निकल गया मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली, ये फॉर्मूला से आप मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली निकाल सकते हो बिना मास और मोलर मास के। मास और मोलर मास होता तो हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते ए का और बी का, फिर ए और बी का प्लस करने से टोटल हो जाता है, और ए डिवाइडेड बाय टोटल तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाता है। बी का निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल। तो ये फॉर्मूला मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कुछ एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो दूसरा ही है, इसमें क्या करना है, मास और मोलर मास दिया नहीं है, इसलिए हम अपना दूसरा फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहे हैं 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने के लिए क्या होता है, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए करना है। मतलब ऐसा होता है आपका जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, दोनों का मोल फ्रैक्शन को ऐड करने से ये 1 का बराबर होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला इसका। तो यहाँ पर एक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हो आप, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वही मैंने यहाँ पर किया है, तो जो कि 0.6 निकल गया, ठीक है। 0.1 माइनस 0.4 मतलब 0.6, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या बोला है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 1 पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोला, देखो, ऑल्सो कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द 2 कंपोनेंट इन द वेपर फेज। मतलब पार्शियल प्रेशर भी आपको निकालना है क्वेश्चन में। तो मोल फ्रैक्शन मतलब दोनों कंपोनेंट का ए और बी का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी दोनों निकाल दिया, और पार्शियल प्रेशर निकालना है कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का भी एक फॉर्मूला है जो है वेपर प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वेपर प्रेशर ऑफ ए क्वेश्चन में दिया था कितना था, 400 समथिंग, 400 mm ऑफ Hg। ए का मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अभी निकाला था, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मल्टीप्लाई करो तो आपका निकाल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालने के लिए वेपर प्रेशर ऑफ बी मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना है, 700 mm ऑफ जी एंड मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना निकाला था, 0.6, तो उसको मल्टीप्लाई करने से आपका निकाल देगा वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते क्या है, वाटर कोलिजिटी प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। 2 मार्क्स का होगा 1 करके, ठीक है। तो इसको लिखना है क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोलर पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोलर पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये आपका कोलिजिटी प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन एंड इसका एग्जाम्पल होगा एक ऑस्मोटिक प्रेशर इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर द कोलिजिटी प्रॉपर्टी। मतलब कोलिजिटी प्रॉपर्टी मतलब सिंपल से भाषा में बोले तो ऐसा मतलब प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का जो नंबर में डिपेंड करता हो, ना कि कुछ भी प्रॉपर्टी कुछ भी सब्सटेंस का नेचर में, ठीक है। नेचर में डिपेंड नहीं करता है, नंबर में डिपेंड करता है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, कैसा नेचर है उसका, उसमें डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ KF व्हेन द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डबल। देखो KF मतलब जो हम लोग को मिला था जो फ्रीजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो वाला फॉर्मूला में। तो इसका आंसर होगा 1 मार्क के लिए इट विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। और अनचेंज क्यों रहता है, क्योंकि देखो फॉर्मूला ये था, मैंने ये लिख दिया, आपको एग्जाम में नहीं लिखा, एग्जाम में इतना ही लिखना होगा कि इट विल रिमेन अनचेंज बोल के लिखने से हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कैसे हो रहा है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, देखो कैसे हो रहा है। तो देखो फॉर्मूला तो वही है, हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, ठीक है। अब जो KF वाला यहाँ पर KF जो वैल्यू है ना, आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है,
क्वेश्चन इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू किसी भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, किसी भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, वाटर के लिए या कुछ एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, कुछ भी सॉल्यूशन के लिए, सॉल्वेंट के लिए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। KF का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका अब तुम TF को चेंज करो या मोलरिटी को चेंज करो, तो KF का वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि KF का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। वो सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट का पार्टिकुलर क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू एक सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो सॉल्वेंट बदलेगा तभी इसका KF का वैल्यू बदलेगा। TF को बदलो, टेम्परेचर को कुछ चेंजेस ले आओ, मोलरिटी में कुछ चेंजेस ले आओ, तो KF में कुछ भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, गिव वन एग्जांपल, 2 मार्क्स के लिए। द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल में 1 m ग्लूकोज एंड 1 m फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, 2 साल हो गया ये नहीं दिया है, ठीक है। 2024 में तो नहीं आया था, शायद 2023 में भी नहीं आया था, 2022 में शायद मुझे लग रहा है कि आया था एक बार, ठीक है। तो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। If the pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution, then the flow will be in the opposite direction. That's why it is called as reverse osmosis. ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, दिस मेथड इज यूज इन द डिसोलिनेशन टू गेट सॉल्ट फ्री वाटर फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। ये एक इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये 2 मार्क के लिए आपका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 ने बोला व्हाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर कंसिडर्ड एज ए कोलोजिटिव प्रॉपर्टी। देखो, कोलोजिटिव प्रॉपर्टी मतलब जो कि आपका नंबर में डिपेंड करता है, ना कि नेचर में, ठीक है। सॉल्वेंट का बस सॉल्यूशन का नंबर में डिपेंड करता है, अमाउंट में डिपेंड करता है, ना कि उसका नेचर में। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बोला भी था, कोलोजिटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है हम लोग का, ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जाम्पल है कोलोजिटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो इसको कोलोजिटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो नंबर में डिपेंड करता है, नंबर में उसको देखा जाता है, ना कि उसको एक नेचर देखा जाता है, ठीक है। उसको नंबर ये लिखना है आपका आंसर में कि इट इज़ बिकॉज कोलोजिटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर नॉट ऑन इट्स नेचर बट ऑन द नेचर। सिमिलरली ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ मच प्रेशर इज एक्टिंग ऑन इट नॉट ऑन इट्स नेचर। तो प्रेशर कितना लग रहा है वो अमाउंट में देखा जाता है, ना कि उसका नेचर देखा जाता है कि प्रेशर का नेचर कैसा है, ठीक है। उसका अमाउंट देखा जाता है। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक हम लोग का कोलोजिटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि कोलोजिटिव प्रॉपर्टी अगर हम लोग ने जैसे कि फ्री में अगर हम लोग देखें कि आसपास से देखें, जैसे कि स्पीड हो गया, ठीक है। एक स्पीड जो है वो भी तो कोलोजिटिव प्रॉपर्टी है, वो नेचर में डिपेंड नहीं करता है कितना स्पीड से एक गाड़ी चल रहा है, एक बाइक चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है। ATM चला रहे हो 350 का स्पीड में, तो वहाँ पर वो भी एक क्या है, कोलोजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। 350 का किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चला रहे हो तो वो क्या है, नंबर में डिपेंड कर रहा है, नंबर इतना स्पीड से चल रहा है, ना कि किस नेचर से चल रहा है, ठीक है। तो वो भी एक क्या है, एक कोलोजिटिव प्रॉपर्टी है। KTM 390 जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज SI यूनिट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एकदम नया टर्म है, लेकिन ये आपने पहले भी सुना है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या देखो, इसका SI यूनिट देखते हैं पहले। दोनों का SI यूनिट है सेम होगा, केल्विन kg पर मोल, ठीक है। जो पहले हम लोगों ने देखा था KF एंड KB, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो KB एंड KF होता है, उसी को बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक एंड क्रायोस्कोपिक। इब्यूलोस्कोपिक बोलते हैं KB, माने जो हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसको उसका जो कांस्टेंट होता है KB, उसको बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड KF जो फ्रीजिंग पॉइंट में था उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। दोनों का SI यूनिट क्या होगा, सेम होगा, केल्विन kg पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक न्यूमेरिकली है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 5 मार्क के लिए। 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर इन द सॉल्यूशन बॉयल एट 1.013 बार। प्रेशर दिया मतलब, और गिवन बॉइलिंग पॉइंट दिया आपका वाटर का 1.013 बार इज 373.15 केल्विन, एंड KB फॉर वाटर इज 0.052 केल्विन kg पर मोल, ठीक। ओके, ये सब दिया। तो गिवन में क्या दिया वो पहले लिखेंगे। जैसे कि गिवन में हम लोग को क्या दिया, जैसे कि सॉल्यूशन का बात हो रहा है, जिसमें कि सोलूट होगा। सॉल्यूशन मतलब 2 चीज़ से मिलता है, एक सोलूट एक सॉल्वेंट, 2 चीज़ को मिल के बनता है सॉल्यूशन। तो सोलूट में हम लोग क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मास कितना है, ग्लूकोज का मास आपका क्वेश्चन में दिया होगा। ग्लूकोज का मास दिया 1.8 ग्राम, ठीक है। तो 1.8 ग्राम लिख लिया। वैसे मोलर मास निकाल लो, मोलर मास निकालने का तरीका वही है,
C6 है, कार्बन का कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12, एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक मास 12, 6 कार्बन है तो 6 × 12, सबको ऐसे ऐड करके इसका क्या निकालो, मोलर मास। तो मोलर मास निकालो। नेक्स्ट सोलवेंट, ठीक है, और सोलवेंट में क्या है, वाटर कितना ग्राम है, 100 ग्राम, ठीक है, तो वाटर कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम देखो मास लिख लिया। और मोलर मास कितना होगा, H2O है तो 18 ग्राम निकल जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। और बॉइलिंग का जो प्रेशर दिया हम लोग का इतना दिया है, इतना बार, और टेम्परेचर जो गिवन टेम्परेचर कितना है 373.15 केल्विन, वो भी लिख लिया। एंड KB कांस्टेंट दिया हम लोग का, एक KB दिया मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको ऐसे देखिए पता चल जाएगा। KB दिया मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना आपको। तो KB का वैल्यू दे दिया तो वो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली, आपको क्वेश्चन में बता जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो वही नो वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा TB = KBM, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है क्या है, डेल्टा TB, वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। ये वैल्यू T0 का है, जो टेम्परेचर हम लोग को दिया क्वेश्चन ये T0 है, और ये डेल्टा TB है, ये अलग अलग है। आपको यहाँ पर डेल्टा TB निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा TB निकालो, तो उसके फॉर्मूला बिठाओ, तो उसमें क्या होगा, मोलालिटी का पता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट × 1000। KB वैल्यू दिया है, बैठाओ, डेल्टा TB आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट क्या होगा, मास ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलूट, तो मास कितना है 1.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 180 डिवाइडेड बाय 180, और होल में डिवाइडेड मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास कितना है, वाटर का मास कितना दिया था आपको, यहाँ पर देख लो मास कितना दिया है 100 ग्राम, ठीक है, वो 100 ग्राम यहाँ पर लिख लेंगे, तो 100 ग्राम यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट इसको कैलकुलेशन कर लो, इतना कैलकुलेशन अगर यहाँ पर कैलकुलेट कितना निकल जाएगा, डेल्टा TB का वैल्यू 0.052 निकल जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है TB - T0। यहाँ पर हम लोग को आंसर में कौन सा निकालना, कौन सा, ये TB निकालना है। डेल्टा TB पता है, T0 पता है, TB हम लोग को निकालना है। तो इसको इधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा, डेल्टा TB + T0 हो जाएगा, और TB को एक तरफ रख दो। तो ये कैलकुलेट कर लो, डेल्टा TB का वैल्यू इतना निकला है, और T0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 373.15 केल्विन, तो उसको ऐड कर दो तो TB का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया, क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखते हैं 19 का क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में एक न्यूमेरिकली है, ठीक है। तो हाउ कैन मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस बी डिटरमाइन फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आपको मतलब दिया है, उससे आपको डिटरमाइन करना है कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको लिखते हैं पाई = CRT, ठीक है। और C का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और T का मतलब क्या है, टेम्परेचर, R कांस्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो फॉर्मूला लगाओ, पाई = CRT। अब यहाँ पर आपको मोलर रिलेशनशिप दिखाना है कि कैसे रिलेट करते हैं, या क्या क्या रिलेशनशिप है कि नहीं, ये मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस का मोलर मास और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है ना, वहाँ से आपको मोलर मास निकाल के दिखाना है। तो देखो C का वैल्यू को चेंज करो, ये RT तो सेम रहेगा, पाई सेम रहेगा, सिर्फ C का वैल्यू चेंज करना है। तो C का क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट को हमेशा नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं, सोलूट मतलब इसलिए 2 लिखेंगे, सोलवेंट के लिए N1 लिखते हैं, N1, सोलूट के लिए N2, तो N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, और नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होगा, पर यूनिट वॉल्यूम। C का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए डिवाइड में वॉल्यूम होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, आ गया ना मोलर मास। तो यही दिखाना है आपको मोलर मास कैसे रिलेशन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। ये पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, तो इसके साथ कैसे रिलेशन है सिर्फ दिखा दें, इतना लिखने से भी हो जाएगा। अब इसको इसका टर्म में बदलो, जैसे कि मास ऑफ ए सब्सटेंस को कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मास को जनरली मास में क्या लिखते हैं, W लिखते हैं, और मोलर मास को M लिखते हैं। कैपिटल W सब्सटेंस बोला है मतलब सोलूट का, इसलिए W2, मास को क्या लिखते हैं W, एंड मोलर मास को लिखते हैं कैपिटल M2, RT, और डिवाइड में V है तो V, ठीक है। ये डिवाइड में था इसलिए नीचे चला गया है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस M2, W2 क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, एंड M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस या सोलूट, ठीक है। तो ऐसे मतलब कैसे निकाल सकते हो आप मोलर मास, वही दिखाना था आपको। सिर्फ जो फॉर्मूला है उसको इससे आपको तोड़ना है, ठीक है, जिसमें C हम लोग का मेन रोल में आता है, उसी को तोड़ के आपको निकालना है मोलर मास, ठीक है। तो इतना हो गया क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें भी एक न्यूमेरिकली है,
और उसमें बोला क्वेश्चन आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज़ 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोस ओके मॉलिकुलर मास दिया है, देखो सुक्रोस का मॉलिकुलर मास दिया है 342, मॉलिकुलर मास मतलब वही मोलर मास, ठीक है। इज टू बी एडेड 500 ग्राम, देखो वाटर का भी दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है 500 ग्राम, सच डेट इट बॉल्स एट टेम्परेचर, ठीक है। मोलर डिफरेंशिएशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के बी, देखो क्वेश्चन में दिया है के बी, मतलब फॉर्मूला लगेगा के बी, कौन के बी कहाँ पर आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। फॉर वाटर इज 0.052 kg केल्विन kg पर मोल, ठीक है। तो 20 kg ऐसे है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया है, तो गिवन लिखने का तरीका अपना वही स्टाइल से लिखेंगे जैसे कि ऊपर क्या है। अब ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ होगा, सोलूट एंड सॉल्वेंट। सोलूट में क्या हम लोग का सुक्रोस एंड सॉल्वेंट में क्या मिलेगा, वाटर H2O। उसका मास कितना दिया था 342, क्वेश्चन में दिया ही था जैसे यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन में दिया कि 340 यूनिफाइड, ठीक है। यू को हम ग्राम में लिखेंगे, जी लिखेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यूनिफाइड दिया है, मास आप सिर्फ ग्राम में लिख सकते हैं, जब मोला मास लिखोगे तो ग्राम लिख लेना, वही बात है, ठीक है। तो हम लोग का सोलूट है, सोलूट में क्या लिखते हैं M2, हमेशा 2 बोलते हैं सोलूट को और 1 बोलते हैं सॉल्वेंट को। तो M लिखते हैं क्या के लिए, मोला मास के लिए, याद रखना। M मास के लिए नहीं, कैपिटल M मोला मास के लिखते हैं, W मास के लिए लिखते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, आप मोला मास बोल के लिखिए। मोला मास बोल के इतना लंबा चौड़ा नाम लिखेगा तो बहुत टाइम आप लोगों का खा जाएगा एग्जाम में, आपको टाइम बचाना है, ठीक है। तो आप ये शॉर्टकट टाइम याद रख लो, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है। जैसे कि तुम कुछ भी XYZ मान लोगे, यहाँ पर नहीं होगा। बुक में आपका दिया है कैपिटल M को दिया है मोला मास और स्मॉल W को दिया है, कैपिटल W को दिया है आपका मास। तो ये ऐसे लिखने से एग्जामिनर आपका यहाँ मार्क नहीं काटेगा। तो M2 में 342 एंड मोला मास मतलब जैसे कि सोलूट का मोला मास जो मास है, मोला मास 342 दिया लेकिन मास नहीं दिया। देखो यहाँ पर हाउ मच सुक्रोस बोला है, मतलब सुक्रोस का मास आपको निकालना है, W2 निकालना है। और M1 मतलब मोला मास ऑफ सोलवेंट 18 ग्राम दिया है, ठीक है। मोला मास निकाल लो, H2O का मोला मास निकाल लो। मोला मास कैसे निकालना मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा लास्ट में, ठीक है, वीडियो के एंड में करूँगा। तो मोला मास 18 ग्राम एंड मास कितना दिया, 500 ग्राम दिया था क्वेश्चन में। देखो 500 ग्राम ऑफ वाटर बोला है, मतलब क्वेश्चन में 500 ग्राम ऑफ जो हम लोग का मास है वो वाटर का मास दिया है। और टेम्परेचर 2 दिया है, एक TB 100, ठीक है, TB कितने हैं 100 डिग्री सेल्सियस और T0 कितने हैं 99.63, ठीक है। अब डेल्टा TB निकाल लो पहले। फॉर्मूला तो हम लोग को क्या लाएगा, KB वाला, KB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। वहाँ पर आपको क्या चाहिए, डेल्टा TB का वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा TB का वैल्यू मैंने पहले बताया था कि डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है TB माइनस T0। तो ये TB और T0 दोनों प्रेजेंट है, आंसर निकालो 0.37 केल्विन, माइनस करने से हम लोग का डेल्टा TB आ जाएगा। तो डेल्टा TB आ गया तो फॉर्मूला लगाओ, जैसे कि विनो, ठीक है। तो विनो देखिए फॉर्मूला लगा सकते हो। विनो में देखिए जैसे कि फॉर्मूला लगा डेल्टा TB इक्वल टू KBM, मतलब मोलालिटी है ये, मोलारिटी नहीं मोलालिटी। इसमें मास आएगा, मास ऑफ सोलवेंट आएगा आपका, ठीक है। मास ऑफ सोलवेंट आता है मोलालिटी में, ये मोलालिटी है, कोई कोई कन्फ्यूज होता है आप लोग का बहुत, ठीक है। मोलारिटी है मोलालिटी, मोलालिटी होगा, इसमें मास ऑफ सोलवेंट आएगा। तो डेल्टा TB इक्वल टू KB और M मतलब मोलालिटी। मोलालिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलूट, W2 बाय M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट क्या लिख सकता हूँ, W1, ठीक है, W1। सब गिवन दिया है, KB का वैल्यू भी पता है, डेल्टा TB का वैल्यू पता है। यहाँ पर मुझे क्या चीज़ नहीं पता है, वो है मास W2, मास ऑफ सोलूट जो हम लोगों को क्वेश्चन मार्क दिया था, मास ऑफ सोलूट हम लोग को नहीं पता है। यहाँ पर W2 आपको निकालना है, तो कुछ नहीं है, सब वैल्यू पुटिंग का खेल है और कैंसिल आउट करना है। जैसे W2 को एक तरफ लेके आओ और सबको एक तरफ लेके जाओ और कैलकुलेशन करो तो वैल्यू बैठ जाएगी, ठीक है। तो आपका अप्रोक्स आंसर आपका आ जाएगा 121.67 ग्राम, ठीक है। अप्रोक्स आपका इतना आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन खुद करना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर को 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली वेंटो फैक्टर की वजह से हम लोग को पता चल जाए कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना हद तक हो सकता है, कितना एक्सटेंट तक हो सकता है। तो इट हेल्प्स टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, इतना लिखना है 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, वाई डू गैसेस नॉट सोलुबल इन वाटर हैज अ टेम्परेचर राइजेस। सिंपल सा क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए कि जब क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो गैस होते हैं वो वाटर में सोलुबल क्यों नहीं हो पाते। तो इसका सिंपल सा रीज़न होगा, सिंपल सा आंसर लिख सकते हो, क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन में देता हूँ। जैसे कि
वाटर में मान लो गैस है, ठीक है, कोई भी गैस है, तो उसको तुम जब बॉयल करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो मतलब बॉयल करोगे, तो जो वेपर है वो बाहर आ जाएगा, मतलब जो गैस है वो बाहर आ जाएगा, और जो गैस प्रेजेंट था पहले वो भी तो उसके साथ वेपर के साथ ही बाहर आ जाएगा। तो इसलिए उसका क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ते जो गैस होता है वो क्या, वो मतलब जो लिक्विड है आपका वहाँ से क्या निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो ये लिखना है कि गैस सोलूबल नहीं होते। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, जो गैस सोलूबल था पहले वो अब क्या हो जाएगा, वेपर निकलने की वजह से वो गैस भी साथ में निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो वही है, तो इट इज़ बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर राइजेस द गैस प्रेजेंट इन लिक्विड कम्स आउट विद वेपर सो दैट द गैस प्रेजेंट सोलूबल इन वाटर। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से जितना भी करो आपका जो गैस है वाटर में सोलूबल नहीं हो सकता, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो 23 ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज मैंने C6H12O6, ठीक है, सोल्यूशन इन वाटर इज लेवल हैज 10% बाय वेट। देखो 10%, 5%, 20%, हमेशा इधर रखना, ये आउट ऑफ 100% का बात कर रहे हैं। मतलब इसका जो यहाँ पर एक बात बताओ, कमेंट करके जरूर बताना कि इसका मास कितना होगा। मैं बता दे रहा हूँ आगे कि 10% बाय वेट मतलब जो ग्लूकोज का मास होगा यहाँ पर कितना होगा, 10 ग्राम, मतलब आउट ऑफ 100 का बात कर रहे हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा आउट ऑफ 10%, 20%, 5%, बहुत क्वेश्चन ये सब कर लिया आपने, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 10% का वैल्यू कितना होगा। आउट ऑफ 100%, 100% में 10% का, अब देखो 100% का मतलब अगर 100 ग्राम हुआ तो 10% का मतलब क्या होता है, 10 ग्राम। क्वेश्चन तो नहीं बोला ना 100% का मतलब 200 ग्राम होगा बोल के, तो क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, इसलिए 10% मतलब 10 ग्राम। तो 10 ग्राम इसका मास दिया है, और क्या दिया, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं है, मोलालिटी निकालना है। तो सॉल्यूशन की बात हुआ है, तो हम लोग गिवन में ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन एक सोलूट एक सोलवेंट। सोलूट का क्या दिया है, मास दिया है 10 ग्राम। सोलूट क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज C6H12O6, मास मोला मास खुद निकालना पड़ेगा C6H12O6 में। ये ग्लूकोज का मोला मास कैसे निकालते हैं मैं पूरा दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। तो सोलवेंट में क्या है, H2O, वाटर में मिक्स कर रहे हैं ना, तो वाटर का मास कितना दिया, वाटर का मास कितना होगा 90। देखो और वाटर का मास क्वेश्चन में बात ही नहीं किया, 10% बाय वेट सोलूट है, बात हो रहा है सोल्यूशन का। सोल्यूशन में अगर 10% में हम लोग का क्या है सोलूट है, तो बाकी 90% क्या होगा, सोलवेंट, ठीक है। 90% सोलवेंट, यहाँ पर सोलवेंट बात किया वाटर का, मतलब वाटर मेरा सोलवेंट है और सोलवेंट 90% है, तो 90% में से कितना ग्राम होगा, 90 ग्राम, ठीक है। तो इसलिए सोलवेंट का जो मास हो गया 90 ग्राम, एंड मोला मास कितना होगा 18 ग्राम H2O। मोला मास निकाल सकते हो, H2O होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको सिंपल सा मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इनटू 1000। तो वैल्यू पुटिंग करो, आंसर निकालो। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, नंबर ऑफ मोल्स किससे निकालते हैं, मास बाय मोला मास। सोलूट का निकालते हैं हमेशा याद रखना, सोलवेंट का नहीं निकालते मोल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, हमेशा सोलूट का होता है। तो मास बाय मोला मास, तो मास क्या है इतना W2/M2 होगा। W2 मतलब मास ऑफ दिस सोलूट, एंड ये क्या है, मोला मास ऑफ द सोलूट, ठीक है। तो कितना दिया है 10 और 180, 10/180 इंटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का मास कितना दिया 90 ग्राम था, ठीक है, डिवाइड करो, निकला जाएगा तुम लोग का अप्रोक्स 0.61। यहाँ पर एक बात आपका ध्यान रखना है कि जो मोलालिटी होता है उसका कुछ भी असाइनमेंट नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, मैंने असाइनमेंट दे दिया था, ठीक है। तो मोलालिटी जो है एक कंस्टेंट वैल्यू निकलेगा आपका, उसमें कुछ भी असाइनमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलती आपने मत करना कि कुछ असाइनमेंट मत देना, ठीक है। तो ये असाइनमेंट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। 0.61 अप्रोक्स आपका वैल्यू निकल जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू निकलता है, इसमें कुछ भी असाइनमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन तक आ चुके हैं, ठीक है। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इसी तरह का वंडरफुल और एकदम बेहतरीन मैंने कंटेंट आपको आगे मिलते रहेंगे। तो चैनल में लाइक नहीं है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। और कलम कॉपी कुछ भी हो फेंक के सब्सक्राइब बटन में जरूर मार देना, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन 24 ना। तो नेम वन गैसेस सॉल्यूशन, ठीक है, एक आपको गैसेस सॉल्यूशन का नाम है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। कंपोज इन नाइट्रोजन गैस, एक गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है, एग्जाम में देता है। तो नेक्स्ट आपका 25, तो 20 में क्या बोला है कि नेम वन गैसेस सॉल्यूशन इन विच गैस इज सोलूट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन में आता है, ठीक है। एक गैसेस सॉल्यूशन का नाम बताना जिसमें कि आपका जो गैस है ना वो एक्चुअली एक सोलूट है। तो उसका एक नाम को कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो एक गैसेस सॉल्यूशन वो है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, 1 मार्क के होगा। एंड लास्ट एंड लिस्ट क्वेश्चन आर वाटर एजियोट्रॉप्स।
द बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो टोटल हम लोग ने 26 क्वेश्चन का एक सेट किया आज का सेशन में। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा आपका 2025 के बैच के जो स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है। तो आई विश यू ऑल एंजॉय दिस क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो जैसे मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में आपको मैं मोला मास निकालने के लिए सिखाऊंगा कुछ भी कोई भी केमिकल फार्मूला का, जैसे ग्लूकोज मान लो, ठीक है। तो ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6, ठीक है। तो जैसे कि आपको पहले ये जो टर्म है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता होना पड़ेगा। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, ठीक है। तो इसका डबल कर दो तो एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो एटॉमिक मास ही को सबको ऐड करके जितना होगा ना वही होगा आपका मोलर मास। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, कार्बन को एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो एटॉमिक मास हो जाएगा उसका डबल, जस्ट इतना कि 12। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ना, उसमें प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन एब्सेंट रहता है। प्रोटॉन एक होता है लेकिन न्यूट्रॉन एब्सेंट रहता है, इसलिए इसका जो मास होता है ना तो वो एक ही होता है, ठीक है। एटॉमिक मास 1 ही होता है। ऑक्सीजन का डबल करना 8 का एटॉमिक, क्योंकि जो मास होता है ना एटॉमिक मास, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन जितना होता है न्यूट्रॉन भी उतना ही होता है बहुत से केसेस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में ऐसे होता है, ठीक है। 1-2 इधर हो जाता है, लेकिन आपका आंसर ठीक ही एक तरफ से अप्रोक्स आंसर निकल जाता है। लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है कि उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसलिए उसमें एटॉमिक मास क्या होगा 1 ही होगा। और ऑक्सीजन में उसका डबल कर दो, 8 का डबल 16, तो 16 हो जाएगा उसका एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर कितना है, कार्बन 6 है तो 6 × 12 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 12 है तो 12 × 1, वैसे ऑक्सीजन 6 है तो 6 × 16, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 12, ठीक है, 6 × 12 हो गया, सॉरी 6 × 12 1 कैरी, 6 1 है 7, 12 इधर 6 is 36, 3 कैरी 6 9 96, और तीनों को ऐड कर दो तो टोटल मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। कितना होगा इसका 96 इधर 12 और 72 अप्रोक्स 180, तो ये हो जाएगा आपका 180 आपका मोलर मास, 180 ग्राम जो आपका मोलर मास हो जाएगा। तो ऐसे ही निकालना है, मोलर मास निकालना कोई हार्ड बात नहीं है, एकदम इजी सा है। सिर्फ एटॉमिक नंबर बताना पड़ेगा आपका एलिमेंट का और उसको डबल कर दो एटॉमिक मास। हाइड्रोजन में आपको एक याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन में एक नोटिस है, एक नोट बना के दिमाग में घुसा लो कि हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसका एटॉमिक मास क्या होता है 1 ही रहता है। और सबका वैसे ही है, डबल कर दो एटॉमिक मास का, एटॉमिक नंबर का डबल कर दो, एटॉमिक मास निकल जाएगा। और सबको ऐड कर दो, सब टर्म का एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा पूरा एक कंपाउंड का, ठीक है। तो ये हुआ आपका ग्लूकोज का एटॉमिक मास जो कि 180 होता है। ये 180 याद भी रख सकते हो क्योंकि बहुत क्वेश्चन में ग्लूकोज आता है, ठीक है। तो इसका होगा 180 ग्राम।